नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो चुनावी प्रक्रिया थी, एक तरीके से यूं कहें कि वोटिंग की प्रक्रिया थी, वो आज शाम खत्म हो गई है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों और छत्तीसगढ़ की बाकी बची 70 विधानसभा सीटों के लिए शुक्रवार को वोट डाले गए। मध्य प्रदेश में लगभग 71% वोट पड़े, तो छत्तीसगढ़ में भी 69% से थोड़ा ज़्यादा लोगों ने वोट डाले हैं। एमपी में 5.6 करोड़ वोटरों में 2,72,00,000 महिला वोटर हैं और इस बार एमपी में बम्पर वोटिंग महिलाओं ने आगे निकल कर की है। तकरीबन 61% महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़ कर वोट डाले हैं, लेकिन इन दोनों राज्यों में बहुत बड़े बड़े दावों के बाद भी इन दोनों राज्यों में अगर देखा जाए तो हिंसा खूब हुई है। मध्य प्रदेश में छतरपुर में एक कांग्रेस के विधायक के ड्राइवर पर कार चढ़ाकर उसकी हत्या करने का आरोप, उसे मार दिया गया। इस तरह की खबरें हैं। इंदौर में गोलीबारी हुई। मध्य प्रदेश के महू, छतरपुर और इंदौर, तमाम इन इलाकों में गोलीबारी, तलवारबाजी और फायरिंग, पथराव की घटनाएं भी सामने आई हैं। नक्सली वारदात छत्तीसगढ़ में हुई है। पोलिंग पार्टी लौट रही थी शाम को, देर शाम, उस वक्त नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट करके एक आईटीबीपी के जवान को उड़ा दिया। एक जवान इस हमले में शहीद हुआ। और अगर देखा जाए तो कई और घटनाएं भी छत्तीसगढ़ में भी हुई हैं। ये ऐसा देखने को शायद नहीं चाहिए था, या ऐसा देखने को नहीं मिलना चाहिए था। ये बात, अगर हिंसा की बात करते हैं तो ये आप 90 के दशक, 80 के दशक, 2000 तक भी मान सकते हैं कि हिंसा की घटनाएं चुनाव में होती रही हैं। लेकिन जब हाईटेक सब कुछ हो जाए, बहुत बड़े बड़े दावे, हजारों पुलिस पर्सनल पूरे प्रदेशों में चुनाव करा रहे हों और पूरे देश में केवल अगर मतदान की बात करें तो आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही था, उसके बाद भी हिंसा हो, ये अपने आप में कहीं ना कहीं सिस्टम की ओर इशारा करता है। सिस्टम ढीला है, ऐसा ये हिंसा इस बात को परिलक्षित करती है। अगर तुलना की जाए तो 2018 में मध्य प्रदेश में तकरीबन 75.63% वोट पड़ा था और साल 2000 में अगर इसकी तुलना की जाए तो जैसा मैंने कहा 71% से थोड़ा ज़्यादा 71.11% मतदान हुआ है। इसी तरह अगर छत्तीसगढ़ में लें तो दूसरे चरण का मतदान, पहले चरण में छत्तीसगढ़ में भी खूब वोट पड़े थे, तकरीबन 72% से अधिक वोट पड़े थे और दूसरे चरण में शुक्रवार को 67.94% वोट पड़े हैं। साल 2018 से इसकी तुलना की जाए तो कुल मतदान छत्तीसगढ़ में 77.23% हुआ था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये मतदान दोनों जगह 2018 के मुकाबले कम हुआ है। और अगर इसका एक और कोण देखें तो महिला वोटर बड़ी संख्या में निकल कर आए हैं। अगर तुलना करें तो मध्य प्रदेश के में 2,72,00,000 महिला वोटर हैं, उनमें 62% लगभग यूँ कहें कि 61% से थोड़ा ज़्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। तो ये बड़ी आबादी है और आधी आबादी का ये जो रुझान है चुनावों के प्रति, कहीं ना कहीं ये कोई संकेत और संदेश दे रहा है। ज़बरदस्त मतदान भी संकेत देता है। जब ज़्यादा मतदान होता तो ये माना जाता है या तो सत्ता विरोधी लहर है या कोई पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ रही है। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में महिला आधी आबादी ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर वोट दिया है, वो एक तरीके से बहुत सारी उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी की तरफ जगा गई हैं। क्योंकि लाडली बहन योजना का मसला अगर है तो लगभग 1,32,00,000 लाडली बहनों को जो सीधे डीबीटी के माध्यम से जो पैसे भेजे गए, वो बहुत असरकारी क्या साबित होंगे, ये बड़ा सवाल है। वहीं छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बीजेपी ने महिला वोटरों को रिझाने के लिए
माफ़ कीजिएगा, उन्हें एक तरीके से कन्विंस करने के लिए, रिझाना शब्द ठीक नहीं है महिला वोटरों के लिए, उन्हें कन्विंस करने के लिए या उन्हें अपनी पाले में करने के लिए वहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल की सरकार ने 15,000 रुपये सालाना देने का ऐलान किया है। जैसे यहाँ लाडली बहनों को 1,200 रुपया और फिर बाद में इसे बढ़ाकर 3,000 तक ले जाने की बात शिवराज सरकार ने किया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश का चुनाव, इसको हम महिला वोटरों के एंगल से आज देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एंगल, बहुत सारी लाभार्थी का एंगल हो सकता है, मुफ्त बिजली, मुफ्त कर्ज माफ़ी, जाति जनगणना, बहुत सारे एंगल हैं। जाति जनगणना एक बड़ा एंगल है इस चुनाव में, लेकिन महिला वोटर किसका राज तिलक करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी की टोटल मशीनरी महिला वोटरों को, महिला और युवा, यही दो जो वोट हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के करीब पहुंचाते रहे और सत्ता दिलाते रहे हैं। अगर बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार को महिला वोटरों ने वोट देकर सत्ता में वापसी कराई और उनका गठबंधन जब एनडीए के साथ था वो सत्ता में दोबारा 13 जितनी बार, कई बार वो सत्ता में आ चुके, लेकिन इस बार जो पिछला चुनाव था, इसी तरीके से शिवराज सिंह चौहान को भी या उनकी सरकार को या बीजेपी को भी पूरा भरोसा है कि लाडली बहनें उन्हें सत्ता का राज तिलक जरूर करेंगी, सत्ता पर बैठाकर राज तिलक जरूर करेंगी। लेकिन कमलनाथ जो वहाँ के पूर्व सीएम हैं वो कुछ अलग तरीके से बातें करते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, ऐन वक्त पर के बजाय 5 साल की जो हमने गारंटी दी है उसको लेकर वोट हुए हैं, मतदान हुआ है, दावे अपने अपने तरीके से हैं। रुझानों में कांग्रेस पार्टी एज में आती दिख रही थी, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी को एज है, लेकिन आज सब कुछ अंदर हो गया, एक तरीके से पेटियों में बंद हो गया। पेटियां वही एक तरीके से पेटी के आकार के ही ईवीएम होते हैं और उनको एक पेटी में ही, एक अटैची नुमा पेटी में बंद किया जाता है। तो कुल मिलाकर एमपीसीजी में जो वोटिंग का ट्रेंड रहा उसमें महिला वोटरों ने चौंकाया आज, और ये अपने आप में एक अलग तरीके का संकेत और संदेश दे रही हैं। हिंसक घटनाएं स्क्रीन पर आपके तमाम हिंसक घटनाएं भी हुई दोनों राज्यों में, और गोलीबारी की घटनाएं हुई। अगर देखें तो आसपास लगातार कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, गोलीबारी भी हुई, महू में तलवारबाजी भी हुई, बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हुई। और अंत में एक दुखद घटना छत्तीसगढ़ में, जब मतदान कराकर गरियाबंद इलाके में, जो छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित एरिया है गरियाबंद, वहाँ पे आईटीबीपी के जवान चुनाव कराकर जब लौट रहे थे उस वक्त घात लगाकर आईईडी ब्लास्ट किया नक्सलियों ने, एक जवान शहीद हो गया। बहुत ही दुखद खबर अपने आप में। इन सब चीज़ों, उन रास्तों पर एक तरीके से सवाल यही उठता है कि क्या जो पोलिंग पार्टी हैं, पुलिस पार्टी हैं, उनके आने जाने वाले रास्तों पर क्या कोई कार्रवाई जैसी स्थिति नहीं थी, क्या कोई वहाँ पर कोई पिकेटिंग नहीं थी, क्या कोई गश्त नहीं थी, जो इस तरीके से नक्सलियों को खुलेआम हमले का मौका मिला। ये बहुत दुखद घटना है। इसी तरीके की घटना इंदौर में भी गोलीबारी हुई है। जहाँ जहाँ चुनाव वाला टक्करी था वहाँ भी गोलीबारी हुई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जहाँ इलाका, जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, दिमनी, वहाँ पर भी गोलीबारी और फायरिंग की घटनाएं हुई हैं। तो हिंसा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो हिंसा का ट्रेंड रहा वो थोड़ा डिफरेंट रहा। छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा देखने को मिली, लेकिन मध्य प्रदेश में यूपी और बिहार वाली हिंसा के दर्शन हुए। और उस वक्त भी जब मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर राज, बुलडोजर वाले मामा, बुलडोजर वाले नरोत्तम मिश्रा, उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल उठेगा। लेकिन आज मंथन में हमारा सवाल है कि महिलाएं क्या संकेत दे रही हैं, ये आधी आबादी ने क्या सोचा, क्या सोचकर वोट डाला, उनके मन में क्या था, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और मौजूदा मुख्यमंत्री, अभी भी जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने क्या कहा इस चुनाव को लेकर, उनको सुनिए। इनको ठाकुर, ये सब अंदाज मैं नहीं लगाता,
मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। नए जो युवा वोटर्स उनके लिए क्या कहेंगे, उनके लिए किस तरह का संदेश? मैं नए वोटर्स को तो खास कह रहा हूँ कि उनका पहला वोट है, बड़े ध्यान से दें, बड़े समझदारी से दें और अपना भविष्य भी सुरक्षित रखें। आप सबका मेरी जन्मभूमि में, गृह ग्राम में, जहाँ से मैंने आंदोलन की शुरुआत बचपन में की थी, जैत में स्वागत करता हूँ जी। आज लोकतंत्र का महापर्व है। सबसे पहली अपील मेरी प्रदेश के मतदाता बहनों और भाइयों से यही है कि अपने मताधिकार का प्रयोग वो अवश्य करें। तो ये उस वक्त का जो बयान है दोनों नेताओं का, जब मतदान अपने चरम पर था और वो इन दोनों नेताओं ने अपने अपने तरीके से बयान दिए। लेकिन मैं देख रहा था कि आज बीजेपी के बहुत बड़े नेता जो चुनाव मैदान में है, 3 केंद्रीय मंत्री और भी, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को लीजिए, इन सारे नेताओं के चेहरे बहुत कुछ कह रहे थे, बहुत कुछ बयां कर रहे थे कि जो उम्मीद ये लगाए हुए थे नेता, उस तरीके से चुनाव में इनको कुछ होता दिख नहीं रहा है। बहुत चेहरे बड़े, मतलब उस तरीके से आप में जो चेहरे में रौनक या यूं कहें आत्मविश्वास इन नेताओं के चेहरे पर दिखा नहीं है। भले ही ये सारे मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री उतरे हैं मैदान, वो जीत जाएं चुनाव, बहुत सारी चीज़ें हो जाएं। वहाँ भारती ने तो कह दिया कि भाई जो ओबीसी हैं, लोधी हैं, वो वोट ना दें। उनका एक वीडियो भी खूब चर्चा में रहा, पता नहीं डॉक्टरेट वीडियो है या क्या है, लेकिन वो भी चर्चा में रहा। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, ओबीसी और महिला, ये इनका क्या रुख रहेगा, ये भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल छत्तीसगढ़ से, पहले हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। आशीष यादव कांग्रेस के प्रवक्ता छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। आशीष जी स्वागत, बहुत धन्यवाद। तौकीर रजा साहब बीजेपी के नेता छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। तौकीर भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। राजीव मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। और इस देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार बिलाल सब्जवारी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत धन्यवाद बिलाल भाई, बहुत स्वागत आपका, बहुत आभार सभी मेहमानों का। चूँकि पहले हाफ में हम छत्तीसगढ़ की चर्चा करेंगे, बिलाल भाई हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, तो मेहमानों से मेरा निवेदन यही है कि थोड़ा शीघ्रता में और कम शब्दों में अपनी बात रखें, ताकि सभी का जो कुल मिला के मौका सभी को मिल जाए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं कांग्रेस के नेता आशीष यादव से मंथन की शुरुआत करूंगा। आशीष, अगर देखा जाए तो आधी आबादी ने, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बहुत खुलकर निकलकर दमदारी के साथ में वोट दिया है। अब बीजेपी कह रही है कि भाई उसके जो वादे हैं, जो उसकी कार्य योजना है महिलाओं को लेकर, चाहे लाडली बहना हो, चाहे वो उन्होंने जो वादा किया छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर, चूंकि पड़ोसी राज्य है तो वो कह रहे हैं लाडली बहना वाला जो पैकेज देखकर आपके राज्य में भी महिलाओं ने उनके पक्ष में वोट दे दिया है। आशीष यादव, सबसे पहले तो मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों को लोकतंत्र के इस पर्व की बधाई देता हूँ कि चुनाव जो है बहुत अच्छे से संपन्न हुआ और छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास दिखाया हमारे काम पर। हमारे 5 साल जो हम जनता के बीच रहे और जो हमने काम किया उस कार्यों पर हम वोट मांगने चले थे जनता से, और जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, जो रिस्पॉन्स हम देख रहे हैं, वो हमारे लिए काफी हद तक काफी हमें खुशी दे रहा है। और जो आपने मेरे से सवाल पूछा, मैं कहूंगा कि बाजू के राज्य से योजना से प्रभावित होने की तो कोई बात ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने इसलिए वोट किया क्योंकि जैसे ही छत्तीसगढ़ में महतारी योजना के फॉर्म बनाना, एक फर्जी फॉर्म भराना शुरू किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जिसमें अकाउंट नंबर तक लिखा नहीं था और वो कह रहे थे कि अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जाएंगे। चुनाव में आपने लिख दिया कि इस फॉर्म को भर दीजिए, चुनाव खत्म होने के बाद आपके अकाउंट में हर साल 1-1 हजार रुपए आने लगेंगे। और जनता जो है, मासूम जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य उन्होंने शुरू ही किया था कि चुनाव आयोग ने इसमें देना एक प्रत्याशियों को शुरू कर दिया। फिर जो हमारी योजना है जिसमें 15,000 रुपए सालाना देने की बात कही गई और उस बात पर भरोसा किया, वो फोन करके बोले देखेंगे, भरोसा है। और पिछली बार सरकार ने देखा है, जनता ने देखा है कि सरकार ने जो कहा वो किया। नहीं आशीष, आपको भी लाडली बहना का दिमागी प्रेशर तो आपके दिमाग में भी था, 15,000 आपको घोषित करने पड़े। नहीं, देखिए, कोई योजना अगर आ रही है और प्रलोभन दिया जा रहा है, हमारी तो ये योजना थी, भारतीय जनता पार्टी तो इसे एनकैश करना चाहती थी फॉर्म भराकर। हम तो चाहते थे कि हम जेन्युइनली इस बात को महिलाओं तक पहुंचाएं और महिला सशक्तिकरण में बड़ा स्टेप उठाएं। हमने पिछले कार्यकाल में किसानों के लिए एक बड़ा स्टेप उठाया, शिक्षा के लिए एक बड़ा स्टेप उठाया। निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण ही हमारा दूसरा लक्ष्य था। तौकीर रजा,
वो कह रहे हैं महिला सशक्तिकरण आप लोगों ने फर्जी फॉर्म भराए और पता नहीं क्या अकाउंट क्या कर दिया, लेकिन घोषणा तो इनको भी करनी पड़ी, भाई 15,000 हम देंगे। तो क्या ये लाडली बहना ने छत्तीसगढ़ तक मार की है क्या, जो योजना है आपकी? देखिए, ऐसा है कि इनकी स्थिति इसी कारण से बिगड़ती नजर आती चली आ गई जब इन्होंने हमारे घोषणा पत्र संकल्प पत्र करने डिक्लेयर होने के बाद अपना घोषणा पत्र डिक्लेयर कर दिया। उसके 3-4 दिन बाद इनको याद आया कि हमने कुछ भूल ली है, और उसके बाद देखा कि जिस प्रकार से हमको श्रेय मिला, जिस प्रकार से हमारे को जनता ने, महिलाओं ने हाथों हाथ उठाना शुरू कर दिया, तो घबरा कर लबरा मुख्यमंत्री, जो झूठे मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री ने क्या करा, 15,000 का फिर से लालच देने की कोशिश कर। लेकिन क्या करें, जनता तो पहले से ठान बैठी थी कि हम तो अब परिवर्तन करके रहेंगे। देखिए, इन्होंने जमीनी स्तर पर जाकर अगर तो कोई काम किया ही नहीं, सिर्फ घपला किया। मुझे लगता है बाकी लोग माइक बंद कर लें, तौकीर रजा बोल रहे हैं, बाकी लोग माइक बंद कर लें क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रहा है। तौकीर रजा बोलिए। जी, तो देखिए, ऐसा इन्होंने जमीनी स्तर पे कोई कार्य किया नहीं है। कौन सा कार्य किया जरा बताइए, ऐसी 5 कोई ऐसा योजना बता दी जिसका इन्होंने उद्घाटन भी किया होगा और आज वो योजना पूरी कंप्लीट आ जाकर वही हो ग्राम स्तर पे। इन्होंने कुछ नहीं किया, जो हमारी योजनाएं थी बस वही चलते रही। रोड तक नहीं बनाई, कोई एक नई रोड नहीं बनाई, चाहे वो सरगुजा से लेकर बस्तर तक और बस्तर से लेकर राजनांदगांव तक, राजनांदगांव से लेकर रायगढ़ तक आप जाइए, कहीं भी इन्होंने एक भी नई रोड नहीं बनाई। जो भी हाईवे बने, नेशनल हाईवे बने, वो भी केंद्र सरकार के पाले में रहे। इनके पाले में तो कुछ था ही नहीं। इनके पाले में महिलाओं ने आपको वोट दिया कि नहीं दिया भाई? तौकीर रजा, महिलाओं ने वोट दिया आपको? बिल्कुल महिलाओं ने दिया, खास तौर पर महिला मातृ शक्ति ने हमको सबसे ज्यादा वोट दिया। उसका कारण बता रहे हैं कि जो हमने जो महिलाओं के लिए सम्मान योजना जो लाई है, उसके कारण से महिलाओं ने हमारे हाथों हाथ रखा। साथ ही साथ जो 1.5 लाख रुपए कन्या जो पैदा होती है उसको हम 1.5 लाख रुपए देंगे, उसके कारण से भी हमारी जो मातृ शक्ति है, जो महिलाओं ने ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ज्यादा से ज्यादा वोट दिया। और भ्रष्टाचार को नकार दिया। भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बात, देखिए, भ्रष्टाचारियों को नकारा, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए परिवर्तन तो हो के रहेगा। ठीक है, ठीक है, मैं राजीव मिश्रा के पास जाऊंगा। राजीव मिश्रा, एक तो पहला सवाल यह कि क्या जो ये जैसा तौकीर रजा कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को घोषणा पत्र के बाद याद आ गई कि 15,000 रुपए देने हैं, और ये कह रहे हैं कि हमने कहा कि भाई 1.5 लाख जब कन्या पैदा होगी देंगे, तो ये क्या ये छत्तीसगढ़ का चुनाव महिलाओं ने क्या कुछ अलग तरीके से इसको फंसा दिया है? क्या महिलाओं का वोट जो है वो किस तरीके से यहाँ पर पड़ा है? और दूसरा, क्या भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है क्या वहाँ पे चला है मुद्दा क्या? क्योंकि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, अब तो समापन हो चुका है, तो क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट पड़े हैं क्या? अनम्यूट करिए राजीव मिश्रा। हाँ बोलिए राजीव जी, बोलिए। राजीव जी सुन नहीं पा रहे हैं हम आपको, अनम्यूट करिए। जी हेलो। हाँ बोलिए। महिलाओं ने जो वोट डाले हैं उससे भ्रष्टाचार के मुद्दे तो साइड किनारे हो गए। जिस प्रकार भाजपा और कांग्रेस ने मतदाताओं को लोभ लुभावन बातें की, 12,000, 15,000, 10,000, 1.5 लाख रुपए, ये इससे महिला मतदाताओं में थोड़ी सी निराशा और रोष जरूर, आक्रोश जरूर नजर आया कि क्या ये पार्टियां हम मतदाताओं को सिर्फ खरीद फरोख्त की एक वस्तु समझने लग गई है, और इससे जो है नाराजगी महिलाओं में दिखी है। ये बात सही है कि परिवर्तन जो पिछले कुछ दिनों में जो महादेव और दुनिया भर के ऐप के बारे में जो मतदाताओं ने जो सुना, जनमानस में जो खबरें गई, भ्रष्टाचार की बात आई, इससे मतदाताओं में आक्रोश तो था ही। और ये दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे पर जो घोषणा पत्र के जरिए माध्यम से कहो कि जो 12,000 और 15,000 की बात कही, इससे मतदाताओं में नाराजगी बहुत थी। हाँ, ये बात सही है कि छत्तीसगढ़ में मतदाताओं का प्रतिशत थोड़ा सा कम रहा, क्योंकि मतदान धीमी गति से हुआ और जो पिछली बार के मुकाबले भी कम हुआ है, पिछली बार के मुकाबले बहुत कम हुआ है वो अगर देखा जाए तो। अगर टोटल देख लें हम तो पिछली बार कुछ ज्यादा हुआ था, इस बार कम हुआ है, तो इसको भी किस तरीके से देखा जाना चाहिए राजीव मिश्रा? हम जो 25-50 जो बूथों में हम गए, जो हमने देखा वहाँ कुछ बूथों में मशीनों की गड़बड़ियां भी नजर आई, जो जिसके कारण मतदान थोड़ा सा प्रभावित हुआ। एक कारण वो भी है। और इस बार जो प्रशासन की जो बहुत तगड़ी व्यवस्था थी, इसके चलते जो
लोग प्रत्याशियों के प्रतिनिधि और जो एजेंट होते हैं जो घर घर से लोगों को निकालने के काम करते हैं, उस पर इस बार रोक लगी, जिसके कारण जो है, क्योंकि प्रशासन ने स्वयं से ही एक आम जनता से अपील की थी बड़ी संख्या में मत डालने की, उसके कारण जो है ये थोड़ा सा मतदान इस बार कम हुआ है। लेकिन फिर भी एक जो लोगों में एक वो है कि सरकार जिसकी भी हो, भ्रष्ट सरकार नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी सरकार होनी चाहिए, जनता के हित की बात करे ऐसी सरकार होनी चाहिए। ठीक बात है बिलाल भाई, राज बदलेगा ये रिवाज, छत्तीसगढ़ के मामले में क्या देखते हैं आप? और भ्रष्टाचार का जो मुद्दा ऐन वक्त पर आखिरी समय बीजेपी ने उछाला, और महिला का एंगल, जरा इनका विश्लेषण कीजिए। देखिए दुर्गेंद्र जी, इस मौजूदा चुनाव को न ही तो मैं लाडली बहना योजना के दृष्टिकोण से देख रहा हूं और न ही मैं किसी तरह की योजनाओं के माध्यम से देख रहा हूं, और न ही राज के माध्यम से देख रहा हूं, न ही रिवाज के माध्यम से देख रहा हूं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अगर इन चुनावों में हारती है तो मैं इसको एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहा हूं जी। दरअसल इन 5 राज्यों के चुनावों में अगर आप बहुत ही गौर से इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, क्योंकि आप एक विद्वान पत्रकार हैं और पॉलिटिक्स की अच्छी समझ रखते हैं, तो आप ये पाएंगे कि इन 5 राज्यों के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का जो हस्तक्षेप रहा है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी, ना कि राज्यों के छत्रप के माध्यम से। अगर भारतीय जनता पार्टी ने समय रहते हुए राज्यों के अंदर एंटी इनकम्बेंसी को लेकर जो दृष्टिकोण अपनाया है, जिस तरह से क्षेत्रीय छत्रपों को दबा कर रखने की कोशिश की है, जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनको साइडलाइन करने की कोशिश की है, चाहे वो राजस्थान में वसुंधरा हो, और चाहे वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हो, तो भारतीय जनता पार्टी का राज्य के चुनाव में जरूर से ज्यादा हस्तक्षेप और इस पूरे चुनाव को नरेंद्र मोदी सेंट्रिक करके लड़ना मेरी नजर में सबसे बड़ी ब्लंडर है, क्योंकि ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जा सकता था, लेकिन अगर आप क्षेत्रीय छत्रपों को विश्वास में लेते तो डबल इंजन के साथ ही आप चुनाव जीत सकते थे। और भारतीय जनता पार्टी जितनी सक्षम पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जितनी शक्तिशाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की जो आज तक रणनीति रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही है, भारतीय जनता पार्टी के पास वो सारे संसाधन मौजूद हैं जिसके माध्यम से वो चुनाव आराम से जीत सकती थी। लेकिन जितने भी इंडिकेटर सामने आ रहे हैं, जितने भी सर्वे सामने आ रहे हैं, वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव हारती है तो केंद्रीय नेतृत्व की राज्यों के प्रति अपनाई गई गलत रणनीति की वजह से हारेगी। तौकीर रजा साहब, क्या ऐसा नहीं लगा कि ओवरशैडो हो गया जो क्षेत्रीय नेतृत्व था, क्षेत्रीय छत्रप थे? ये बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात बिलाल साहब उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, लाडली बहना भी हो सकता है, तमाम बातें वो उसके घटक हो सकते हैं, अवयव हो सकते हैं, कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन नट सेल में अगर ओवरऑल देखेंगे आप तो क्या ये कारक बन सकता है क्या? ये क्या कहीं नेता ओवरसाइड हो? हार जीत की बात अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप भी दावा करेंगे कि नहीं हम बिल्कुल प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, और कांग्रेस भी दावा कर रही, तो वो बातें हम नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं आपका जो क्षेत्रीय नेतृत्व है या जो स्थायी नेतृत्व है, वहां का स्थानीय नेतृत्व है, क्या वो ओवरसाइड हुआ? क्या ऐसा लग रहा है? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, ये कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ नीति जो है नीचे से लेकर ऊपर तक और ऊपर से लेकर नीचे तक हम बिल्कुल एक सूत्र पे एक नीति और रीति पे कार्य करने वाले लोग हैं, और हमारे यहाँ जो कह दिया जाता है हम उसे करने के लिए अक्षरशः पालन करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। आपने देखा होगा कि माननीय हमारे चाहे मोदी जी आए हों, अनम्यूट करिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आशीष यादव जी सर, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे कोई महत्वपूर्ण हो गए हों और आपको दिक्कत आ जाए? आशीष यादव बिल्कुल नहीं। अभी तौकीर सर बोल रहे थे कि सिलेंडर पे भी भारतीय जनता पार्टी जो है सब्सिडी देगी। इनकी केंद्र में इतने सालों से सरकार है, इन्होंने चाहा अगर होता महिलाओं के लिए ये देना तो कब का दे दिए होते। चुनाव में ये क्यों ये लेकर आए, ये सब जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये वादा किया है कि सिलेंडर पर 500 रुपए सब्सिडी देगी तो सिलेंडर मिलेगा, ये महिलाओं के लिए किया गया है। और रही बात
भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार के जो जितने मुद्दे इन्होंने उठाए, जितने भी मुद्दे इन्होंने उठाए, वो चुनाव के कुछ महीने पहले या अंतिम महीने में या इस तरीके से प्लान करके उठाए गए कि वोटर जब वोट देने जाए तो उसके दिमाग में ये मुद्दे रह जाएं और पिछला किया हुआ विकास कैसे भी ब्रेन वॉश हो जाए और वो वोट में तला है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे इनके जो सहयोगी दल हो, कि ओबीसी जनगणना और आरक्षण का जो वादा किया सरकार आएगी तो हम करेंगे, क्या इसका कोई असर दिखा है नीचे तक? आप मानते हैं क्या कि जाति जनगणना का कोई जो ये कह रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं या जो भी कहें आप उसको, तो क्या उसका असर दिखा, उस पर वोट पड़े हैं क्या? ये तो करा चुके हैं भूपेश बघेल जी, जाति जनगणना करा चुके हैं, इसको निकालते क्यों नहीं है? झूठ क्यों बोलते हैं? दरअसल इनकी फितरत है, इनके डीएनए में भ्रष्टाचार और झूठ है। नहीं, वो करें आरक्षण देंगे, अगर दोबारा आ गए तो आरक्षण दे देंगे उसके आधार पे। सर चुनाव अभी नहीं किए तो दोबारा क्या देंगे? इन्होंने कौन सा वादा पूरा करा ये बता दीजिए। 36 में से एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया भाई साहब, और सबसे बड़ा वादा तो इन्होंने वैसे तोड़ते नजर आए और तोड़े हैं। शराबबंदी का सबसे बड़ा वादा जो इन्होंने कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, कौन सा का वादा करा भाई? शराब तो घर घर पहुंचा दिए, उल्टा नशे के कारोबार को आपने बढ़ा दिया। ये उड़ता छत्तीसगढ़ हो गया, अपराधगढ़ बना बैठे उसकी। चलिए, जनता ने जो तय कर दिया होगा। आशीष से छोटी सी टिप्पणी कि भाई आप वादा करके मुकर क्यों जाते हैं? जनगणना भी करा लेते हैं, उसको आम नहीं करते, लागू नहीं करते, कहते हैं शराबबंदी करेंगे, मुकर जाते हैं। भाई रेवेन्यू है, बड़ा गरीब राज्य है, ये वादा खिलाफी का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा आपको? जनता देखेगी कि आप भाई वादा खिलाफ हैं। आप वादा पूरा किया है भूपेश सरकार ने, 36 में से 34 वादे हमने पूरे किए हैं। और रही बात शराबबंदी की, तो शराबबंदी को प्रोसेस में लाकर हमने ही चालू किया। इनकी सरकार की तरह ऐसी तो इनकी घोषणा का गठन नहीं किया गया जो जाकर सर्वे करती है और सर्वे करने के बाद आकर कहती है अभी 36 बोलते हैं, इनके मुख्यमंत्री बोलते। चलिए अब हम बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं राजीव मिश्रा की एक अंतिम टिप्पणी लूंगा इस हाफ में, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा। राजीव मिश्रा, आप क्या मानते हैं? जरा दो मुद्दों पर बताइए कि जो वोट पड़े हों, दो मुद्दों पर कौन ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर आपको लगा हो कि वोट पड़े हो? आप दोनों मेहमानों को मैं रोक रहा हूं, आशीष यादव और तौकीर रजा, रुकिए, आप दोनों रुकिए। राजीव मिश्रा बोलिए, वो कौन से दो बड़े मुद्दे हैं जिन पर वोट पड़े हैं, ऐसा लग रहा है आपको? जी मैं आपको बता दूं, टोटली छत्तीसगढ़ में बाकी जो है इस बार कांग्रेस भाजपा की लड़ाई सिर्फ विकास और उनके मुद्दों से हटकर सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की रही है कि मुख्य जो बात हुई है भ्रष्टाचार, कांग्रेसियों की भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से भुनाया है। ये जरूर रही है महादेव ऐप जो वाली बात जो आई, उसमें भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा विलंब की, और जो उसका कारण ही था कि जो 5 साल, मैंने पहले भी पिछले डिबेट में ही मैंने कहा था कि 4 साल भारतीय जनता पार्टी सोती रही, आखिरी साल में जब वो जाग कर सामने आई तो समझ में आया कि नहीं, जनता के पास इससे अच्छा मुद्दा। बहुत शुक्रिया बिलाल सब्जवारी साहब हमारे साथ बने रहेंगे। बाकी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ब्रेक पर जाऊंगा, ब्रेक से लौटूंगा तो मध्य प्रदेश की बात होगी, मध्य प्रदेश के मेहमान जुटेंगे और वहां के पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे साथ एक और मेहमान मध्य प्रदेश से फिलहाल जुड़ गए हैं। मोहित गर्ग, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता और लगातार हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक बिलाल सब्जवारी साहब दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मोहित जी स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मोहित जी, मैं आपके पास सीधे आ रहा हूं। आज मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने फैसला कर दिया, राजनीतिक दलों का, प्रत्याशियों का। आपके मुताबिक आपने क्या देखा आज मैदान में कि किन मुद्दों पर आज वोट पड़ा और किन मसलों पर मतदाताओं ने अपनी राय जाहिर की वोट के जरिए? इतने वर्षों में मैंने कई लोकसभा, विधानसभा और अन्य चुनाव में भी विश्लेषण किया है, देखा है बहुत नजदीक से। पहली बार मैंने देखा कि मुझे लगा मैं किसी महिला बाहुल्य देश में रहता हूं या महिला बाहुल्य इलाके में रहता हूं। जिस तरह से आज महिलाओं की लंबी लंबी कतार थी, अगर परसेंटेज में बात करें तो शायद 70% महिलाएं थी और 30% पुरुष थे। वोटिंग लाइन में पुरुषों को ढूंढना पड़ रहा था। अभी तक क्या होता रहा है मध्य प्रदेश में, जो भी निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया हो, पहले महिलाओं और पुरुषों की लाइन अलग अलग होती थी, इस बार ऐसा नहीं था। तो हालांकि उनके बीच में डिस्टेंस था, मगर इसलिए मैं कह रहा हूं कि ढूंढना पड़ा कि पुरुष कहां पर हैं। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं ने वोट किया और ये बहुत अच्छा साइन है लोकतंत्र के लिए कि महिला शक्ति, नारी शक्ति इतने बड़े संख्या में इस लोकतंत्र के पर्व में अपना योगदान दे रही है।
पहले माना जाता था कि महिलाएं क्या करेंगी वोट देके, महिलाओं को लगता था हम कैसे वोट देने जाएंगे, हम क्यों वोट देने जाएं, ये पुरुषों का मामला है। तो मैं इस बात को लेकर बड़ा खुश भी हूं, गौरवान्वित भी हूं और बड़ा आशान्वित भी हूं, क्योंकि जिस तरह से हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने महिलाओं को लेकर विभिन्न योजनाएं वर्षों से संचालित की हैं और वर्तमान में भी संचालित कर रही हैं, तो ये जो आज का परिदृश्य था, इसको देखकर मैं बड़ा आश्वस्त भी हूं कि हम बहुत बड़ी संख्या में, अपनी उम्मीद से ज्यादा संख्या में हम सीटें जीतने जा रहे हैं और सरकार तो हमारी बहुत अच्छे मार्जिन से बनी रही। हाँ, निश्चित तौर पर 61% से अधिक महिलाओं ने, अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो वोट डाले हैं। तो क्या आप मान रहे हैं कि सारी महिलाओं ने एक छत्र आपको वोट दे दिया लाडली बहना के जो आपकी योजना है उसके बिना पर आपको एक तरफा वोटिंग कर दी है, क्या ऐसा मान बैठे हैं आप? लाडली बहना योजना के अलावा बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। लाडली बहना सबसे नई योजना है, इसलिए उसकी चर्चा ज्यादा है, और बाकी योजनाएं भी वर्षों से चल रही हैं। लाडली लक्ष्मी योजनाएं हैं, माताओं बहनों के लिए स्वरोजगार को लेकर बहुत सारी योजनाएं हैं, ऋण की संबंध में योजनाएं हैं, पढ़ाई को लेकर योजनाएं हैं, बच्चियों को लेकर लैपटॉप और स्कूटी जैसी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। बट लाडली बहना की बहुत नई योजना है, इसलिए सबकी जुबान पर इसकी चर्चा जरूर है। बट चूंकि प्रदेश की सरकार ने और मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति को हमेशा से स्थान देने का, आपकी आवाज नहीं मिल रही मोहित जी। प्रदेश में भी जो आज का जो पैटर्न दिखा, उसमें बहुत बड़ा श्रेय केंद्रीय नेतृत्व की योजनाओं को भी जाता है। ठीक है, मैं बिलाल भाई के पास जाता हूं। बिलाल भाई, अगर महिलाओं के एंगल से देखें, ठीक है, आपने एक अलग तरीके का विश्लेषण किया इस कार्यक्रम के जो शुरुआती दौर में, लेकिन जैसा बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि भाई आज तक उन्होंने इतनी भीड़ महिलाओं की देखी नहीं, पहले महिलाओं की अलग लाइन लगती थी, अब एक ही लाइन में सब लोग रहे, जो भी चुनाव आयोग की व्यवस्था हो या ऐसी कोई व्यवस्था तत्कालिक रूप से स्थानीय स्तर पर जहां इन्होंने देखा वहां हो गई हो, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं का निकलना क्या संकेत देता है? किस तरीके का विश्लेषण, पूर्व के अनुभव, आगे का विश्लेषण, मौजूदा स्थिति, इसको कैसे देखते हैं बिलाल भाई? दुर्गेंद्र जी, यकीनन अगर महिलाओं का टर्न आउट वोटिंग परसेंटेज में अधिक बताया जा रहा है, जैसे अभी ने बताया, तो इसको कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। हमारे पास एक आधिकारिक आंकड़ा है बिलाल भाई, 61% से थोड़ा ज्यादा महिलाओं का वोट पड़ा है, 61% से, और 2,78,00,000 महिला मतदाता हैं मध्य प्रदेश में। तो देखिए, इसमें दोनों पहलू छुपे हो सकते हैं, लेकिन ये इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि महिला वोटर किस मुद्दे पर वोट कर रही है। ये तो सामग्री के माध्यम से पता लग जाता है कि महिलाओं का टर्नआउट ज्यादा है, लेकिन ये इससे ये अनुमान लगा लेना कि वो योजना पर ही वोट कर रही है। ये साउंड म्यूट की जाए, कहाँ की साउंड है बिलाल भाई की आवाज नहीं आ रही, साउंड पैनल के लोग ध्यान रखें इसको, साउंड लीक कर रही कहीं से, साउंड लीक कर रही, इसको ठीक करा जाए। बिलाल भाई बोलिए, कंप्लीट करिए। कोई एक्स्ट्रा साउंड आ रही है, एक्स्ट्रा साउंड ठीक कराई जाए भाई, क्या मजाक है। आनंद तारण, कांग्रेस के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता, हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और मोहित जी को भी, दोनों दलों को मेरी शुभकामनाएं। जिसकी भी सरकार बनेगी, मेरी शुभकामनाएं थोड़ा और डबल हो जाएंगी, लेकिन कम से कम अभी तक तो आपके दोनों के दावे दोनों की बंद रही। बिलाल भाई शुरू करिए, कहीं ना कहीं कुछ व्यवधान था, दूर हो गया। हाँ, तो मैं ये बिलाल भाई अनम्यूट करिए, आप म्यूट हो गए। बिलाल भाई म्यूट हो गए, आप अनम्यूट करिए। के अंदर महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, इसमें हम सब लोगों को खुश होना चाहिए कि देश के अंदर लोकतंत्र ने वो अपना भागीदारी के माध्यम से किसी भी सरकार, किसी भी व्यवस्था को स्थापित करना या उसको बदलने के भागीदारी में शामिल हो गई है।
लेकिन देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि महिला किस पॉइंट पे वोट कर रही है। क्या महिलाएं परिवर्तन के लिए वोट कर रही हैं, 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ वोट कर रही हैं, या महिलाएं उस लाडली बहना के पर्टिकुलर पॉइंट पे वोट कर रही है? ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसको आप महिलाओं के वोटिंग पैटर्न से जोड़ सकते हैं। जो योजनाएं हैं बेसिकली, चाहे वो विपक्षीय दलों के माध्यम से दी गई हैं या फिर मौजूदा सरकार की जो योजनाएं हैं, उन दोनों की तुलना भी की जा सकती है। लेकिन मौजूदा अगर आप ओवरऑल इसको एक अंडर करंट भी मान लें, तो इस अंडर करंट की अभी तक कोई रिपोर्टिंग या इस तरह की इस अंडर करंट की ऐसी कोई न्यूज या इस अंडर करंट का ऐसा कोई अनुभव किसी सर्वे के माध्यम से तो बाहर नहीं आया है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि मध्य प्रदेश की महिलाएं लाडली बहना योजना को चुनकर ही वोट कर रही है। तो कुल मिलाकर यह खुशी की बात है कि महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। लेकिन जो अभी तक पैटर्न सामने आया है, उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में लोगों के अंदर एक परिवर्तन की आहट महसूस की है। यही सारे सर्वे इंडिकेट कर रहे हैं, यही सारे टेलीविजन और न्यूज चैनल्स बता रहे हैं, और यही वहां की लोकल रिपोर्टिंग भी बता रही है कि वहां परिवर्तन की आहट है। अब मैं इसमें गलत भी हो सकता हूं, अंडर करंट क्या है ये तो एग्जिट पोल के माध्यम से ही पता लगेगा। ठीक बात है। अनंत तारण के पास जाता हूं। अनंत तारण जी, बीजेपी के प्रवक्ता क्लेम कर रहे हैं कि भाई उन्होंने जो उनकी सरकार ने, और खास तौर पर मोदी जी को श्रेय दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो महिलाओं के लिए काम किया है, और जो लाडली बहना योजना है या बहुत सारी योजनाएं, एक दो उन्होंने गिनाई, वैसे तो बहुत सारी योजना कह रहे हैं लेकिन एक दो गिनाई उन्होंने, कि उन योजनाओं के कारण एक तो वो बहुत प्रसन्न हैं, हम सब प्रसन्न हैं कि इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं का वोट पड़ा, और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में इससे पहले कभी नहीं पड़ा होगा। आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं, पुराने नेता हैं। 61% से अधिक वोट पड़ा, और मोहित भाई तो कह रहे थे कि जहाँ जहाँ वो गए वहाँ 70% महिलाएं लाइन में लगी थी और 30% ही पुरुष ढूंढे नहीं मिल रहे थे लाइनों में। तो ये दृश्य देखा, ये बड़ा सुखद है लोकतंत्र के लिए। लेकिन क्या महिलाओं ने इन्हीं 2 मुद्दों पर, 3 मुद्दों पर बीजेपी को वोट कर दिया, या जैसे उत्तर प्रदेश का ट्रेंड रहा है वहां महिलाओं ने लॉ एंड ऑर्डर पर वोट किया था और योगी की सरकार लेकर वो आ गए थे? तो क्या यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि मध्य प्रदेश में भी लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा रहा हो, लाडली बहना भी कहीं ना कहीं मुद्दा रहा हो? बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। सब बिलाल भाई कह रहे हैं बड़ा गूढ़ है। अनंत तारण, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं आप। हेलो, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए कृपया आनंद जी। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि निश्चित रूप से लोकतंत्र में अगर महिलाओं ने अगर अपनी भागीदारी ज्यादा की है तो निश्चित रूप से हम सब उनके आभारी हैं कि उन्होंने अपने मताधिकार किया, और एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए, एक अच्छे लोकतंत्र के लिए हिंदुस्तान को और मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दिया। एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने वायदे 9 साल पहले भी पूरे आज से 9 साल क्या 10 साल पहले, 9.5 साल पहले किए थे। मोदी जी की गारंटी के बड़े बड़े पोस्टर अभी हम 2 दिन से देख रहे हैं, आज भी देखे और कल भी देखे। मोदी जी की गारंटी पर क्या लोग विश्वास करेंगे? मध्य प्रदेश में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें 11 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही। कमलनाथ जी ने जो वायदे किए थे उनको पूरा करने की कोशिश की, और लगभग 100-125 योजनाओं पे, 200 योजना पे, 250 योजना पर उन्होंने काम चालू कर दिया था। मेन उनकी योजना थी, हमारी कांग्रेस की योजना थी कि किसानों के 55 लाख किसानों को कर्जा माफ। निश्चित रूप से हमने 27 लाख किसानों को कर्जे माफ कर दिए थे, और हमने 1 रुपए यूनिट लाइट की बात की थी, तो निश्चित रूप से 100 रुपए में 100 यूनिट लाइट हम दे रहे थे। हमारे पत्रकार मित्रों ने जो भोपाल में हैं, राजधानी में, उन्होंने उस चीज को स्वीकार किया कि हमारे 100 रुपए के बिल आने लगे जो पहले 700 रुपए की। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता आदरणीय कमलनाथ जी से प्रभावित थी, लगातार प्रभावित थी, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं वो चुनाव हुए हैं जनता बनाम भाजपा। उसमें कांग्रेस है अपनी जगह, कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जो चुनाव हुए हैं वो जनता बनाम भाजपा हुए हैं। जनता ने भाजपा से बदला लेने के लिए, क्योंकि तादाद हिला तो नहीं रही आप लोगों को अंदर तक? जो बड़े बड़े दावे आप कर रहे थे 150, 160, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 100 के अंदर सिमट रहे हो? इसलिए आप बहुत लंबी चौड़ी घुमा के बात कर रहे हैं, महिलाओं वाले में नहीं आ रहे हैं आप।
घुमाने की बात नहीं कर रहे। जो यथार्थ है उसको हम आत्मसात करवा रहे हैं। महिलाओं ने निश्चित रूप से कांग्रेस को दिया होगा। क्यों कांग्रेस को क्यों दें महिलाएं, क्यों वोट दिया होगा उन्होंने? कोई तो कारण बताइए। वो तो कह रहे हैं कि भाई हमने बहुत सारा काम किया है, और जो नरेंद्र मोदी की गारंटी कर रहे हैं इस देश में अगर किसी की गारंटी पूरी हो रही है तो नरेंद्र मोदी की हो रही, बीजेपी वाले कर रहे हैं, बाकी फर्जी हैं सब। कौन सी गारंटी? कहाँ है 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी? कहाँ है 15 आप लोगों ने 15 लाख और 2 करोड़ पकड़ लिया, वो नैया पार नहीं करेगा आपकी, कुछ और ढूंढ कर लाइए। अब करेगा, आप बताइए क्यों नहीं करेगा? जो वायदे किए थे वो कहाँ गए? जो आज से 10 साल पहले वायदे किए थे वो वायदे कहाँ हैं? कौन सा वायदा? आज आपके मुताबिक हमको नट सेल ने बताइए, चूंकि इस हिसाब में बहुत ज्यादा वक्त नहीं मेरे पास, कट टू कट बहुत लंबी मैं पुरानी बात ना मैं नेहरू जी की बात करने के मूड में हूं और ना मैं 2014 की बात करने के मूड में हूं। बिल्कुल नहीं करूंगा। आज मैं कट टू कट बात करूंगा कि मध्य प्रदेश के वोटर ने कांग्रेस को क्यों वोट दिया। ये सीधा बताइए हमें, क्यों वोट दिया, क्यों दे वोट, क्यों नहीं दे, क्यों ना दें? नहीं क्यों दिया? अब तो देंगे तो सवाल ही नहीं, अब तो तय हो गया ना किसको दिया किसको नहीं दिया। ये तो समय बताएगा, 3 तारीख के बाद सब चीजें सामने आएंगी। लेकिन आप अगर इस तरह से बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने जो वायदे किए थे, कमलनाथ जी पर जनता को विश्वास है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में जनता की हालत और कांग्रेस की सभाओं में जनता की हालत, तो ये सब चीजें सामने है। मोदी जी की सभाओं में भी लोगों ने देखा है। राहुल अच्छा, ये ओबीसी वाला मुद्दा चला, आप लोगों ने एक ठो लेकर आए थे, आपके नेता राहुल गांधी कह रहे थे ओबीसी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी संख्या भारी, क्या वो स्लोगन दिया था, वो मुद्दा चला, दिखा कहीं आपको? क्यों नहीं चलेगा? वो आप देख लेना, आप 3 तारीख के बाद आपको सब समझ में आएगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी हाशिए पे चली जाएगी। मैंने आपके चैनल पे पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 60 सीटें मिलेंगी, उसमें आप 10% प्लस कर लें, 10% माइनस कर लें, इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को। मैं लिख रहा हूँ, देखिए ये कागज है और ये कलम है, मैं लिख रहा हूँ अनंत तारण, और 3 तारीख को बुलाएंगे आपको। आप 60 से 70 के बीच में कह रहे हैं, हम आएंगे और आपके साथ बैठ के चर्चा करेंगे। और निश्चित रूप से बहुत गंभीरता के साथ मैं बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हाशिए में जाएगी। और ये लिख ले, आज आपने लिख ही लिया ना? लिख लिया, ये कलम गवाह है कि हमने लिख लिया। बिल्कुल अरे आपकी कलम के कारण ही तो हम मजबूत है भाई। अगर आपकी सशक्त कलम है और आपकी ईमानदारी के 14 स्तंभ की आप पूजा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम आपके साथ। चलिए मोहित जी के पास जाता हूँ, आनंद भाई, मोहित जी के पास जाता हूँ। मोहित जी, ये कह रहे हैं कि भाई आप तो 70-72 में सिमट रहे हैं, कहाँ आप ख्वाब पाले हुए हैं कि लाडली बहना हो, क्या आप लोग पता नहीं क्या सपने बुन लिए हैं। नहीं तो इनसे पूछिए कि ये हमेशा जब बात करते हैं तो इनका प्रेडिक्शन कितना सही होता है। लोकसभा, अच्छा देखिए, लोकसभा विधानसभा के बाद जब इनकी सरकार 15 महीने 11 महीने कह रहे थे, 15 महीने सरकार रही इनकी, 15 महीने सरकार के बाद उपचुनाव हुए। उपचुनाव में क्या हुआ, और उसके बीच में चुनाव और हुआ लोकसभा का, उसमें क्या हुआ, जब 15 महीने के बाद चुनाव हुआ, वही मध्य प्रदेश था, वही कमलनाथ जी थे, वही वोटर थे, वही मतदाता थे, वही भाजपा थी। तो उसके बाद लोगों ने आपको बाहर क्यों कर दिया? आपने हमेशा, आपने तो कितनी सरकार, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे भाई, इसलिए जनता आपकी सरकार के बाद जब उपचुनाव हुए तो आप क्यों हार गए? आपको और बड़े अंतर से जीतना चाहिए था। कर्नाटक में देखो ना आपका क्या हालात हुआ। अच्छा, ये कह रहे हैं मोहित भाई ये कह रहे हैं कि 70 में सिमट जाएंगे, इसका कुछ समाधान निकालो भाई। ये तो डरा रहे हैं हमें। ये अपनी संख्या बता रहे, कागज पलट गया है इनका, ये अपनी संख्या बता रहे हैं। अच्छा, कागज पलट गया है। हमारी संख्या तो आज के महिलाओं के मतदान से देख के इनके चेहरे की लाली उतर गई है। हालांकि अच्छा, आप बता दो कितनी सीटें आ रही हैं बीजेपी के? मोहित गर्ग आप बता दो। ये तो कह रहे हैं कि भैया 70 आपके हैं, आप बता दो आपकी कितनी आ रही? 140 से 160 सीटें जीतने जा रहे हैं। अच्छा, 140 जीत जाओगे आप? आपने आपके 140 से 160। अरे वाह, क्या बात। बहन को 3000 रुपए देंगे, कहीं उल्लेख है उस बात का? जो योजना हम चला रहे थे बार बार क्यों करें? वो तो हम चला ही नहीं, वो तो हमारी घोषणा ऑलरेडी है। जो नई घोषणा करनी थी वो हमने करी, मैंने क्या बोला? घोषणा तो करी हुई है। पत्र में है क्या वो? हम बार बार एक ही बात को क्यों रिपीट करें? तो हमारे घोषणा वचन पत्र में है, आपके घोषणा पत्र में है क्या 3000 रुपए हम देंगे? बताइए आप। क्यों? अरे हमारे आपने मध्य प्रदेश में घोषणा की है, जो कर रहे हैं उसकी घोषणा क्यों करेंगे हम? हमारी सैकड़ों घोषणा। चलिए, बाद में लड़ लीजिएगा आप लोग, सरकार 3 दिसंबर के बाद लड़ लीजिएगा। जो सत्ता में रहेगा वो दूसरा वाला आंदोलन करेगा, विपक्ष वाला। दोनों अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं।
मैं बिलाल भाई के पास जाऊंगा अंतिम टिप्पणी के लिए इस कार्यक्रम के। दोनों जनों को ढेर सारी शुभकामनाएं, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी, कि भाई कम से कम राज अच्छा चले, सरकार अच्छी चले, जनता को लाभ हो। ठीक है, 2 पैसे किसी जनता को अगर मिल जाएंगे तो अच्छी ही बात है, और किसी को 2 सहूलियतें मिल जाएंगी, किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा तो और अच्छी बात है। बिलाल भाई, एक अंतिम टिप्पणी आपकी चाहता हूं इस मुराद के साथ में कि अगर इन 2 राज्यों में बीजेपी ने सत्ता छीन ली या कांग्रेस काबिज हो गई तो फिर राष्ट्रीय परिदृश्य किस तरीके का होगा दोनों स्थितियों में? बिलाल भाई, ये अंतिम टिप्पणी है इस कार्यक्रम की आपकी। जी, अगर देखिए दुर्गेंद्र जी, बहुत ही स्पष्टता के साथ अगर आप इस विषय को इस दृष्टिकोण से भी देखें, अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब हो जाती है, तो फिर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में भी नहीं रोक सकते। और अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए 2024 बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ये बिलाल भाई 18 में तो अलग स्थिति थी, 19 में अलग स्थिति, क्या इस बार 18-19 वाली स्थिति नहीं होने जा रही है 23-24 में? इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव इन 5 राज्यों के चुनाव के टाइमिंग के एतबार से बहुत क्लोज है, इसलिए जो नैरेटिव बनेगा वो लोकसभा तक लीड करेगा। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। मोहित गर्ग बहुत शुक्रिया आपका। अनंत तारण जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, और तमाम उन दर्शकों का बहुत शुक्रिया, बहुत आभार जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। वास्तव में बड़ी पते की बात बिलाल सब्जवारी ने कही कि अगर बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीत लिया या 5 राज्यों में उसने ज़्यादा राज्य जीत लिए तो फिर नरेंद्र मोदी 24 में उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और लेकिन अगर इसके उलट हो गया, विपक्ष ने अगर यही स्कोर कर दिया तो बहुत मुश्किलें होने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कह रहे हैं कि अब पिछली बार की तरह नहीं होगा कि 18 में 5 राज्यों में 3 राज्य कांग्रेस जीत गए और 19 में प्रचंड बहुमत मिल गया नरेंद्र मोदी को। ऐसा अब होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डायनेमिक्स, बहुत सारे समीकरण, बहुत सारा माहौल बदल चुका है। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।